नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी उल्टी गंगा। देश में लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश बदहाली की ओर जा रहा है और यहाँ लोग फालतू की बातों को लेकर बकवास कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ, और कोई काम नहीं बचा क्या इन औरतों के पास? जो भी हो, मी टू का नारा लगाए जा रही हैं। मैं कहता हूँ, जब इनके साथ शोषण हुआ तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जो अब चिल्ला रही हैं, मिथ्या प्रचार कर रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं पुरुषों के खिलाफ और कुछ नहीं। या हो सकता है फेम में रहने के लिए ये औरतें मी टू अभियान से जुड़ रही हो। बंद करो टीवी, कुछ नहीं रखा है इन सब में, झल्लाते हुए कहकर योगेश ने खुद ही टीवी ऑफ कर दी और रिमोट को एक तरफ फेंकते हुए ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। अच्छा, ये औरतें बकवास कर रही है और तुम सारे मर्द दूध के धुले हो क्यों? रोटी को तवे पर पटकती हुई नीलिमा कहने लगी। स्वाभाविक भी है। जिस समाज में महिला की चुप्पी को उसकी शालीनता, गरिमामय व्यक्तित्व का मूलाधार माना जा रहा हो, वहाँ शोषण के विरुद्ध उसकी आवाज़ वाचालता और झूठी ही लगेगी ना। तल्खी से नीलिमा बोली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर अब 10, 20, 30 साल पुरानी बातों को कुरेदने का क्या मतलब है बताओ? जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई जो अब चिल्ला रही हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ, शर्ट का बटन लगाते हुए योगेश ने कहा। योगेश की बातों पर नीलिमा को हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। बोली, तुम्हें यह चिखना चिल्लाना लगता है, पर मुझे तो इसमें एकदम सच्चाई नज़र आ रही है। योगेश, दरअसल गलती सिर्फ मर्दों की ही नहीं, समाज की भी है, जहाँ प्रताड़ित होने के बाद भी लड़कियों को ही चुप रहने को कहा जाता है। ऑफिस में लड़कियां शोषण के प्रति आवाज़ उठाती हैं तो नौकरी चली जाती है, और घरेलू महिला ऐसा करे तो इतनी उसकी हिम्मत कहाँ? समाज में औरतों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है कि वह शर्म को चोला पहन कर रखें, लेकिन मर्दों के लिए खुली छूट हो। क्यों? महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, यह उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। और वैसे भी शर्म हया देखने वालों की आंखों में होती है, योगेश कपड़ों या आचरण में नहीं। लेकिन लद गया अब वो ज़माना। सच कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह देखकर कि भारत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब पुरुष भयभीत दिखाई दे रहे हैं कि कहीं उनके वर्षों पूर्व किए गुनाहों का पिटारा ना खुल जाए। गर्व से सिर ऊंचा कर नीलिमा कहने लगी, बहुत दे चुकी सीता अग्नि परीक्षा, अब राम की बारी है, क्योंकि स्त्री सिर्फ देह नहीं है बल्कि उसमें श्वास स्पंदन भी है। और यह सब अब पुरुषों को समझना ही पड़ेगा कि औरतों का भी अपना एक अस्तित्व है, वह सिर्फ सहती नहीं सोचती भी है। नीलिमा की लंबी चौड़ी बातें सुन योगेश का दिमाग तो भन्ना गया। झल्लाते हुए वह बोला, बस हो गया भाई, अब क्या भाषण दिए जा रही हो, या खाना भी दोगी? वैसे भी आज मुझे देर हो गई है। क्यों नहीं? खाने की प्लेट उसके सामने रखती हुई बोली, वैसे तुम क्यों इतना बौखला गए? कहीं तुमने भी तो किसी के साथ डर तो नहीं रहे हो ना कि कहीं तुम्हारा भी कोई पुराना पाप न खुल जाए? योगेश की आंखों में झांकती हुई नीलिमा बोली तो रोटी के कौर उनके मुंह में ही अटक गया। किसी तरह हलक से रोटी तो नीचे उतारते हुए, पागलों सी बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे क्यों खामखा इन सब में घसीट रही हो? अरे कोई और भरे, कोई मुझे तो बख्श दो, और दुनिया जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ। सफाई देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
और दुनिया उन्हें भी जानती है जिनका पिटारा खुला। पता चले कि जनाब में भी कभी किसी लड़की के साथ। मैं सिर्फ कह रही हूँ। खाने का डब्बा योगेश के सामने रखती हुई नीलिमा बोली। नीलिमा की बातों से योगेश तलमला उठा। मन तो किया उसका खाने का डब्बा उठाकर फेंक दे और कहे कि हाँ, दुनिया में सारे मर्द खराब है, सिर्फ तुम औरतें ही पावन और पवित्र हो। मगर उनकी इतनी हिम्मत कहाँ जो नीलिमा के सामने औरतों के खिलाफ कुछ बोले भी, क्योंकि आखिर वो महिला की हमदर्द जो ठहरी। किसी शोषित महिला के बारे में कुछ सुना नहीं कि सखियां सहित मोर्चा लेकर निकल पड़ती हैं। क्या अब अपने पति पर भी तुम्हें भरोसा नहीं रह गया? और क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ जो ऐसी बातें बोल रही हो? लगा नीलिमा को कि कहीं योगेश उनकी बातों को दिल से न लगा बैठे, इसलिए खुद को संयम कर बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। और क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? चलो अब निकलो ऑफिस के लिए, नहीं तो कहोगे मैंने ही देर करवा दी। वैसे भी आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुस्कुराते हुए योगेश ने कहा और हमेशा की तरह बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। डर तो उसे सता ही रहा था। अपने भविष्य को लेकर सोचकर ही सिहर उठता कि अगर मी टू के चपेट में वह भी आ गया तो क्या होगा। नीलिमा तो एक पल में उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और तो और उसे सज़ा दिलवाने में भी वह पीछे नहीं रहेगी। अपने बच्चों की नज़रों में भी उसकी छवि धूमिल हो जाएगी, और लोग जो सुबह शाम उसे सलामी ठोकते हैं वे भी उस पर थूकेंगे। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा वह। समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मीटिंग में भी वह बस यही सब सोच रहा था। ऑफिस के किसी काम में भी उसका आज उसे मज़ा नहीं आ रहा था, और ना ही किसी स्टाफ को वह कुछ काम करने को कह रहा था, वरना वो किसी को ठीक से सांस तक लेने नहीं देता। सबके सिर पे ऐसे सवार रहता है जैसे कि यमराज। योगेश के अकड़ू व्यवहार से ऑफिस का सारा स्टाफ परेशान रहता था, पर करे तो क्या। बस मिनट मिनट पर वह पानी के घूंट पिए जा रहा था और अपने पसीना पोंछे जा रहा था। एसी की ठंडक में भी उसे गर्मी का अनुभव हो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान है, पर क्या, यह तो वही जाने। क्या बात है यार, आज बॉस बड़े चुप चुप लग रहे हैं। न चीखना न चिल्लाना, बस चुपचाप जाकर कैबिन में बैठ गए हैं। गुड मॉर्निंग बोला तो कोई जवाब भी नहीं दिया। कहीं उन पर किसी देवी ने मी टू का केस तो नहीं कर दिया है ना? ठहाके लगाते हुए ऑफिस के स्टाफ ने संदीप ने कहा, तो उसकी बात पर औरों को भी हंसी आ गई। सही कह रहा हूँ यार, वरना तो आते ही हमें घूरने लगते हैं। मगर आज नज़रें नीची किए गहरी चिंता में डूबे दिखाई दे रहे थे। क्या बात हो सकती है? हाँ यार, मुझे भी लगा था डांटने के लिए बुलाएंगे, पर कहने लगे कि उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी है। ऑफिस में एक दूसरे स्टाफ ने कहा कि हाँ, तो वहाँ बैठे सभी हैरान रह गए, क्योंकि क्या मजाल थी किसी की कि वह बिना नाक रगड़ाए छुट्टी दे। खैर जाने दो ना, हमें क्या करना है। हो गई होगी पत्नी से लड़ाई वड़ाई, और क्या, कहकर सभी अपने अपने काम में लग गए। भरे मन से ही वैसे ही योगेश घर पहुंचा जैसा नीलिमा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ज़ोर ज़ोर से कह रही थी, एकदम नहीं छूटना चाहिए वो इंसान। समझता क्या है, भेड़िया कहीं का, बड़ा संस्कारी बना फिरता है, पर चलन तो देखो, नाती पोते वाला होकर ऐसे कुकर्म, वो भी अपनी बेटी समान लड़की से। क्या हुआ? धीरे से योगेश ने पूछा तो फ़ोन रखकर नीलिमा कहने लगी, आ गए तुम? अभी तो मैं तुम्हें ही फ़ोन लगाने वाली थी। पता है वो ग्रोवर जी, अरे हमारे पड़ोसी, उन पर किसी लड़की ने हैरेसमेंट का केस कर दिया है। देखो कितने संस्कारी बने फिरते हैं, पर असली चेहरा अब सामने आया। वो लड़की उनकी पीए रह चुकी थी कभी, और उसने ही इन पर शोषण का केस ठोक दिया है।
मैं तो कहती हूँ ऐसा इंसान का मुंह काला कर चौराहे पर खड़ा कर 1000 जूते मारने चाहिए। पता है तुम्हें, उसकी पत्नी तो यह बोल बोल कर चिल्ला रही थी कि वह लड़की झूठी है और उसके पति को बदनाम करना चाहती है क्योंकि उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। गुस्सा तो मुझे उसकी पत्नी पर भी आ रहा है क्योंकि वह एक गुनहगार को बचाने में तुली हुई है, पर बचेगा नहीं। मैं तो कहती हूँ उसकी पत्नी को भी जेल में डाल देना चाहिए जो एक गुनहगार को अगुवाई कर रही है। गुस्से से अपनी आंखें लाल कर नीलिमा बोली, हो सकता है ग्रोवर जी सही कह रहे हो और वो लड़की झूठ झूठ। बीच में ही नीलिमा बोल पड़ी, और वो सच बोल रहे हैं क्या? क्यों? क्या वो लड़की पागल है जो खुद को बदनाम करेगी? जरूर कुछ किया ही होगा, तभी तो वह बोल रही है। इसलिए गुनाह करके भी मर्द बच निकलते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें बचाने के लिए दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। जानती है कि उसका पति गुनहगार है, फिर भी सच कहती हूँ, अगर उसकी जगह मेरा पति होता ना तो मैं उसे नहीं छोड़ती, जेल भिजवा कर ही रहती साले को। नीलिमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर योगेश के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। सोचो, खुद की भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करे तो छी छी छी। अरे औरत क्या कोई वस्तु है जिसका जब मन चाहे इस्तेमाल कर ले बिना उसकी मर्जी के? आज नीलिमा के तेवर देख योगेश की रूह कांप रही थी। बस यही प्रार्थना किए जा रहा था कि वह इन सब से बचा रहे किसी तरह। अब तुम्हें क्या हुआ? योगेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख नीलिमा कहने लगी। हाँ पता है मुझे, तुम्हें भी सुनकर बुरा लगा ही होगा ना। अरे किसी भी शरीफ इंसान को सुनकर बुरा ही लगेगा, मगर देखो हम उन्हें क्या समझते थे और वह क्या निकले। किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने आप में ही बुनबुनाती हुई नीलिमा किचन की तरफ बढ़ गई और योगेश धम्म से वहीं सोफे पर बैठ गया। सोचने लगा, आज जिस तरह से संस्कारी ग्रोवर अंकल की थू थू हो रही है, कल उसकी बारी ना हो जाए, फिर कैसे नज़रें मिलाएगा वह अपनी बेटी से। गुमसुम सा वह आकर कमरे में बैठ गया। नीलिमा ने पूछा, भी कुछ खाओगे? नहीं, बस एक कप चाय पिला दो। आज उनका मोबाइल चलाने का भी मन नहीं हो रहा था, वरना तो आते ही मोबाइल से चिपक जाते थे। और नीलिमा कुछ कहती तो कहता, ऑफिस में मोबाइल चलाने का वक्त ही कहाँ मिलता है। कुछ ना सूझा तो टेबल पर रखी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा, पर आज शब्द भी उसे डरावने से लग रहे थे। खाना भी उसने रात में ठीक से नहीं खाया। बच्चे और नीलिमा तो सो गए, पर उसकी आंखें अब भी जाग रही थी। अचानक उसके दिल में एक शूल सा उठता, फिर शांत हो जाता। सो रहे कभी वह उसके बच्चों को निहारता तो कभी एकटक नीलिमा को देखता। आज नीलिमा उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि चंडिका का रूप लग रही थी, जो छूते ही भस्म कर देगी। इसलिए वह हॉल में जाकर सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ भी उसे कहाँ चैन। घर का एक एक सामान जैसे उसे मुंह चिढ़ा रहा था, हंस रहा हो उस पर और कह रहा हो, देख रहे हो कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नहीं बच पाओगे तुम भी योगेश बाबू, देर सवेर ही सही, पर कर्मों के फल तो सबको मिलते ही हैं, तुम्हें भी जरूर मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर घबरा कर उठ बैठता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। डर के मारे हालत खराब हो रही थी उनकी, पर बताएं तो किसे बताएं। सोच कर ही कपकपा उठता कि अगर उसके लिए गुनाह कर सबके सामने आ गए तब क्या होगा। उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी ही उजड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों मैं बेकार की बातें सोच रहा हूँ? तो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और अगर खोल दिया तो मैं उसे झूठा साबित कर दूंगा, कह दूंगा वही मुझ पर डोरे डाल रही थी। जब दाल नहीं गली तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। जब दाल नहीं गली तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मगर उसने कोई सबूत पेश कर दिया या गवाह खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूँगा? कौन गवाह? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोले? वह खुद में ही सवाल जवाब किए जा रहा था और परेशान हो रहा था। मुक्ता के साथ किया एक एक अत्याचार आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह नाचने लगा।
बात यही कोई 7-8 साल पहले की है। जिस कंपनी में योगेश बॉस था, उसी कंपनी में मुक्ता भी काम कर रही थी, पर छोटे पद पर थी। चूँकि योगेश मुक्ता का बॉस था, इसलिए उसकी मजबूरी थी उसकी हर एक बात को मानना। गोरा रंग, लंबे घने बाल, मोटी मोटी झिलसी आँखें और उसका छरहरा बदन देख योगेश उसे देखता ही रह जाता। जिस तरह वह उसे नजरें गड़ाए देखता, उससे मुक्ता एकदम असहज हो जाती और अपने कपड़े ठीक करने लगती। जानती थी वो कि उसे लेकर योगेश के विचार कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह अपना काम समय के साथ कर लिया करती थी ताकि योगेश को उसे कुछ कहने का मौका ना मिले। लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने वह उसे अपने कैबिन में बुला ही लेता और घंटों बेमतलब के कामों में उलझा रखता। जब वह काम में उलझी रहती, योगेश लगातार अपनी नज़रें उस पर ही टिकाए रखता। आप कितने भी अपने काम में व्यस्त क्यों न हो, अगर कोई आपको एकटक निहार रहा हो तो आपकी नज़रें खुद ब खुद उस ओर चली ही जाती हैं। ऐसा अक्सर होता है। जब मुक्ता की नज़र योगेश पर पड़ती, तब भी ढीठ की तरह वह उसे उसी प्रकार निहारता। हार कर मुक्ता ही अपनी नज़रें नीचे कर लेती और वहाँ से हट जाती। मुक्ता अब योगेश के सामने जाने से भी डरने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से वह उसके सीने पर अपनी नज़र गड़ाए रखता, वह सहम सी जाती। योगेश के डर से ही अब उससे जीन्स टी शर्ट और स्लीवलेस बाहों वाले कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। जानबूझकर ढीले ढीले कपड़े पहनकर ऑफिस आ जाती थी ताकि योगेश उसे न देखे, पर उसकी गंदी नज़रें फिर भी उसे घूरती ही रहती। कई बार तो वह जानबूझकर उससे टकरा जाता, लेकिन फिर भी मुक्ता ही सॉरी बोल देती। एक बार तो उसके सीने पर हाथ ही रख दिया था, फिर सॉरी सॉरी कहने लगा, लेकिन योगेश ने ऐसा जानबूझकर किया था, यह बात मुक्ता जानती थी। यह पहली बार नहीं हुआ था। जब भी मौका मिलता वह मुक्ता को यहाँ वहाँ छू भी लेता था और बेचारी मुक्ता कुछ न बोलकर आगे बढ़ जाती। रोना आता उसे अपनी हालत पर। सोचती, क्या लड़की होना इतना बड़ा पाप है। शुरू से ही मुक्ता पर उसकी गंदी नज़र थी। जानता था वह कि ये नौकरी उसके लिए कितनी मायने रखती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला उसके सिवा और कोई नहीं है। पिता की असमय मौत ने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल दी और इसी कारण वक्त बेवक्त वह उसका फ़ायदा उठाता रहता था। उस दिन जानबूझकर उसने मुक्ता को देर रात तक ऑफिस में रोक लिया था और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। ऑफिस के चपरासी को भी उसने छुट्टी दे दी, लेकिन मुक्ता जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर वहाँ से जाने ही लगी कि पीछे से आकर योगेश ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसे यहाँ वहाँ छूने लगा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कहकर मुक्ता ताकत लगाकर उसकी पकड़ से निकलने ही लगी। फिर से उसने उसे दबोचना चाहा, यह बोलकर कि इसी मौके का तो उसे कब से इंतज़ार था। मगर ऐन वक्त पर वहीं चपरासी वहां आ पहुंचा और मुक्ता बच गई, वरना तो आज योगेश उसे नहीं छोड़ता। शायद वो चपरासी भी योगेश के गंदे इरादे भाप गया था, इसलिए अपने खाने का डब्बा छूट जाने का बहाना कर वापस आया और मुक्ता आज बर्बाद होने से बच गई। मन ही मन उस योगेश ने उस चपरासी को हजारों गालियां दे दी और बेचारे को कामचोर का नाम देकर ऑफिस से रफा दफा भी कर दिया। मगर मुक्ता अब अलर्ट रहने लगी थी। वक्त के साथ काम करती और उसके साथ ही निकल जाती ऑफिस से। लेकिन योगेश मौका तलाश कर रहा था किसी तरह उसके अपने चुंगल में फंसाने के लिए। उस रोज़ योगेश ने उसे फ़ोन करके बोला कि कल ऑफिस के काम से उसे उसके साथ दूसरे शहर जाना होगा, तो वह तैयार रहे। मगर वह बहाना बनाने लगी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और भाग्य मनाओ कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाता है, वरना तुम जैसी लड़कियों को पूछता ही कौन है। अजीब तरह से हंसता हुआ योगेश बोला। योगेश उससे देह सुख चाहता था, यह बात मुक्ता समझ ही गई थी, इसलिए जितना भी हो सकता वह उससे दूरी बनाए रखती।
यह भी जानती थी कि योगेश बहुत ही पावरफुल आदमी, अगर चाहे तो उसकी नौकरी भी छीन सकता है, लेकिन वह उससे पंगा भी नहीं लेना चाहती थी। कभी कभी तो उसका मन होता अपनी माँ को सब बता दे, पर इसलिए अपने होठ सील लेती कि जानने के बाद उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। अपनी बेबसी पर वह रोती जब घर में सब सो जाते तब, पर नहीं जानती थी कि उसके आंसुओं को, उसकी सिसकियों को और हिचकियों के शब्द मिल जाएं और उसके शोर से माँ भाई बहन जाग जाएं। इसलिए वह अंदर ही अंदर अपने आंसू जब्त कर जाती। कभी उसका मन करता नौकरी छोड़ दे, कभी मन करता आत्महत्या कर ले, पर जब भी भाई बहन माँ का ख्याल आता तो वह अपना इरादा बदल देती। अब वह इसी कोशिश में थी कि कहीं और नौकरी मिल जाए तो योगेश जैसे राक्षस का सामना ना करना पड़े। और अब तो उसकी शादी भी होने वाली थी, तो इस बात का भी उसे डर सताने लगा था कि अगर लड़के वालों को कुछ भनक पड़ गई। आखिरकार उसे दूसरी जगह नौकरी मिल ही गई। कुछ महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। जानबूझकर उसने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया ताकि भविष्य में कभी योगेश उसे परेशान ना कर सके। बीते हुए दुखों और आने वाले सुखों के बीच देहरी भर का फासला होता है और वह यह देहरी ढलने नहीं देना चाहती थी। कटी पतंग का आसमान में उड़कर गुम हो जाना उसकी हार नहीं बल्कि जीत है और मुक्ता जीतना चाहती थी। मगर यह बात मुक्ता को भी पता थी कि आज खुद ही उससे भय खाया हुआ था। मुक्ता के नाम से भी अब उसे डर लगने लगा था। रात रात भर वह सो नहीं पा रहा था। सोचता है पता नहीं कब मुक्ता नाम का यमराज उसके ऊपर बंदूक तानकर खड़ा हो जाए। कोई अनजान व्यक्ति घर में आ जाए या कुरियर वाला कुछ लेकर आए तो उसे लगता मुक्ता ने ही कुछ भेजा है। दरवाजे की एक छोटी सी घंटी भी उसका दिल दहला देती। जोर जोर से सांसें भरने लगता मुक्ता ही आ गई। अभी परसों की बात है, एक आदमी नीलिमा के हाथ में एक लिफाफा दे गया। योगेश को लगा जरूर मुक्ता ने ही कुछ भेजा है और अगर नीलिमा के हाथ लग गया तो वह गया काम से। कौन है? क्या है इसमें? घबराते हुए उसने पूछा। पता नहीं, लगता है कोई फोटो वोटो है। लिफाफा खोलते हुए नीलिमा बोली, मगर जब तक वह लिफाफा खोल पाई योगेश ने उसके हाथ से वह पैकेट छीन लिया और कहने लगा कि ऐसे कैसे बिना जाने यह लिफाफा खोल सकती हो? अरे पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं खोल सकती मैं यह लिफाफा? डर तो ऐसे रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई पुराना राज छिपा हो। नीलिमा की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही योगेश के साथ हो रहा है। हर बात पर उसे डर लगता कि कहीं वह पकड़ा न जाए, पुराने राज न खुल जाए। लेकिन उनसे तब राहत की सांस ली जब लिफाफे में कुछ और ही निकला। जैसे जैसे मी टू का प्रचार गरमाता जा रहा था, योगेश के दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। उसकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ था। पल पल वह डर रहा था। कभी सोते सोते जाग जाता। जैसे जैसे मी टू का प्रचार गरमाता जा रहा था, योगेश के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ था। पल पल वह उस डर के साए में जी रहा था। कभी कभी सोते सोते जाग जाता तो कभी कभी बैठे बैठे अचानक से उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगता। अचंभित थी नीलिमा उसके व्यवहार से। सोचती कहीं पागल तो नहीं हो गए। मगर योगेश के दिल की हालत वो क्या जाने भला। सालों पहले उसके लिए पाप अब उसके गले की हड्डी बन चुका था, जो न उगलते बनती थी और ना ही निगलते। सोचता काश मुक्ता मिल जाए तो वह अपने किए की उससे माफ़ी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचता काश बीता हुआ पल वापस लौट आए तो वह सब कुछ सुधार दे। मगर क्या बीता हुआ पल कभी वापस आया है? जैसे आसमान में चिड़ियों के पंख से टूट कर गिरा पंख वापस पंख से
मिलकर उड़ान नहीं भरता, टूटकर गिरने वाले पहाड़ दोबारा नहीं जुड़ते, वैसे ही गया हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। सोचा क्यों न खुद चलकर मुक्ता से उस बात की माफ़ी मांग ले, ज़रूर वह उसे माफ़ कर देगी। आखिर औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है, नहीं तो वह अपने बच्चे की दुहाई देगा। बहुत ढूंढने पर मुक्ता का पता उसे मिल ही गया, मगर तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने मुक्ता को उस वकील के साथ थाने में प्रवेश करते देखा। लगा जरूर वह उसके खिलाफ ही शोषण का केस करने आई होगी। खड़े खड़े योगेश को लगा वह गश खाकर वहीं गिर पड़ेगा। अगर वह राहगीर ने न संभाला होता तो वह गिर ही पड़ता। धन्यवाद भाई, उस बचाने वाले आदमी को धन्यवाद कहकर योगेश थाने के आसपास ही चक्कर काटने लगा ताकि मुक्ता निकले तो उससे बात कर सके, अपने किए की माफ़ी मांग सके। मगर वह कब किस रास्ते से निकल गई पता ही नहीं चला। इस तरह उसे हफ्तों बीत गए पर मुक्ता से बात ना हो पाई और ना ही पता लगा पाया कि क्यों वह थाने गई थी। लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया कि वह वहाँ अपने भाई की पत्नी की शिकायत पर पैरवी कर रही है। किसी तरह अपने भाई को सज़ा से बचाना चाह रही थी और इसलिए वह वकील के साथ थाने गई थी। दरअसल उसकी भाभी ने उसके भाई पर उसे मारने पीटने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और इसलिए वह थाने के चक्कर काट रही थी। सारी बातें जानने के बाद योगेश ने राहत की सांस ली। लगा वो बच गया। तभी उसका फ़ोन धनधना उठा। देखो तो नीलिमा का फ़ोन था। चिल्लाए जा रही थी कि वह कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आया। जैसे ही योगेश घर पहुंचा, दैत्य की तरह नीलिमा उसके सामने खड़ी हुई और पूछने लगी कि अब तक कहाँ था। फिर बताने लगे कि ग्रोवर अंकल अभी तो जमानत पर छूट गए मगर बच नहीं पाएंगे। उनका किया पाप एक न एक दिन तो उन्हें ले डूबेगा। अब फिर योगेश को डर सताने लगा। सोचने लगा कि पता नहीं कहीं मुक्ता का दिमाग फिर गया तो। भले ही योगेश आज खुद को बचा हुआ समझ रहा था पर तलवार की धार तो उसकी गर्दन पर टंगी हुई थी, जो जाने कब गिर जाए। जैसी उल्टी गंगा बह रही है ना, शायद ही योगेश बच पाए। जाने कब मुक्ता का दिमाग फिर जाए और वह योगेश के खिलाफ मी टू का केस कर दे। यह बात योगेश भी अच्छे से समझ रहा था और जान रहा था कि अब बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही डर डर के कटेगी उसकी। आगे उसके साथ भविष्य में क्या होगा नहीं पता।